डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स आमतौर पर हम ये समझे साइंटिफिक अरेंजमेंट। यहाँ हम यही समझे उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका ग्रुपिंग कर दें, क्लासिफिकेशन का। Questions arises here. Why do we need classification of the elements? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी आप देखेंगे कि वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम मोर देन 150 एलिमेंट्स एग्जिस्ट। मोर देन, इससे अधिक एलिमेंट्स आ चुके हैं। इन सब एलिमेंट का अलग अलग स्टडी करना और उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज याद रखना सारे एलिमेंट्स का कठिन होता है। आप देखेंगे इनिशियल स्टेज में यदि हम ले लें 1860 के आसपास, 1816 के आसपास, तो बहुत फ्यू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। बहुत कम एलिमेंट्स हमें मालूम थे 31 के अराउंड। 31 एलिमेंट्स को थोड़ा पढ़ना, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना आसान भी है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास एलिमेंट की संख्या इससे भी अधिक हो गई। तो इस प्रॉब्लम को कि हम उसे साइंटिफिक तरीके से सब प्रॉपर्टीज को पढ़ सकें, याद रख सकें, इसके लिए हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की आवश्यकता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम देयर इज a large number of elements. It is very hard, लिख सकते हैं आंसर में, why do we need classification of the elements? तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि there are या there is a large number of elements in present time. It is very hard to study and learn the properties of each element separately. मेन चीज ये है, इसका आंसर क्वेश्चंस वाइज आप पढ़ेंगे, बुक्स में डिटेल है, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लिखने में टाइम लगता है। There is a large number of elements in present time. It is very hard to study and learn the properties of each element separately. So, आप डाल देंगे so we need classification
ऑफ द एलिमेंट। और भी हम डिटेल्स इसको लिख सकते हैं। जो मेन निचोड़ था आवश्यकता को समझने के लिए कि हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, वह मैंने आपको बताया। आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसकी क्लासिफिकेशन में एक लोग नहीं आए, डॉबर्नियर आए, न्यूलैंड्स आए, बोहर आए। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का स्तर भी दिन प्रतिदिन चेंज होता गया। जैसे जैसे डिफिकल्टीज उसमें भी आने लगी, लोगों ने उसका सुधार किया। तो सुधार भी क्यों किया, उसका भी पर्पस ये था, सो दैट वी कैन स्टडी द ऑल एलिमेंट्स collectively and we can learn the properties of each elements। तो इसलिए हमें उसकी भी आवश्यकता पड़ी। तो दिनों दिन इसका इम्प्रूवमेंट हुआ। सबसे पहले आए थे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर साहब ने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, पहले हम ये देख लें। डॉबर्नियर साहब से पहले जो एलिमेंट्स होता था उसको प्रॉपर्टीज के आधार पर कि चलो भाई ये भी गोल्ड है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इन सबको एक जगह रखो। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। लेकिन उसके बाद डॉबर्नियर साहब ने क्या किया, यानी डॉबर्नियर अपने लॉ में क्या बताया और उन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया। तो उन्होंने अपने नाम से किया था, इसलिए डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स बोला जाता है। डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स जो है वो क्या है, पहले हम ये देखें। उन्होंने अपने लॉ में ये कहा कि when elements are arranged according to increasing atomic masses, कैसे अरेंज किया गया, according to increased atomic masses, in such a way that the mass of middle element is equal to the mass arithmetic mass of other two elements। तो इससे हमें क्या समझ में आया, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर एटम को अरेंज किया। जैसे 3 का एलिमेंट्स लिया, उन्होंने 3 का ग्रुप्स बनाया जिसको कहा गया डॉबर्नियर ट्रेड्स। तो ये देखिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर ले लिया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जैसे ये 23 है, इज इक्वल टू द मास ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, यानी इन दोनों का एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज मास यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ मास लिथियम एंड पोटासियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन मास 7 प्लस 39 इक्वल टू 46। अब देखिए, सॉरी, अरिथमेटिक मीन मैंने यहां लिख दिया, जिसको मीन कब निकलेगा जब 2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना आता है, दिस इक्वल टू आ जाएगा 46 अपॉन 2 इक्वल टू 23।
अब दिस 23 इज इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम। तो उन्होंने 3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया। किस तरह से किया कि उन्होंने ये देखा कि जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो मास ऑफ जो मिडल एलिमेंट्स है वो बराबर होता है अर्थमेटिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो इसका नाम उन्होंने दिया डवर्नियर ट्रेड्स ग्रुप है ना। और फर्स्ट ग्रुप जो उन्होंने बनाया उसका नाम हुआ अल्कली मेटल्स ग्रुप। इसी तरह से उन्होंने दूसरा ग्रुप तैयार किया जिसका कि नाम उन्होंने दिया अल्केलाइन अर्थ मेटल। और तीसरा जो उन्होंने ग्रुप बनाया उसका नाम उन्होंने दिया हैलोजन ग्रुप्स। इस सभी केस में आप देखेंगे मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द मास अर्थमेटिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अर्थमेटिक मास आप निकाल करके इस तरह से चेक कर सकते हैं प्रत्येक ट्रेड्स का, यह भी एक ट्रेड्स है, यह भी एक ट्रेड्स है, यह भी एक ट्रेड्स। ठीक है, इन चीजों को स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इसके ऊपर एक लॉ लिखा। अब लॉ क्या है वो समझिए। जैसे कि आपको यदि पेपर में लिखना पड़े कि व्हाट इज डवर्नियर्स लॉ, डवर्नियर्स लॉ क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे when elements are arranged in the order of increasing atomic masses in groups of 3 elements having similar chemical properties। ठीक है, या थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में चेंजिंग भी ला सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूं, नहीं तो अकॉर्डिंग टू डवर्नियर्स लॉ when elements are arranged in order of increasing atomic masses या atomic mass when elements are arranged in order of increasing atomic mass in groups of 3 elements, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में, है ना। द प्रॉपर्टी of the properties of the elements are similar obtained, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर प्राप्त होती थी। किसकी? इन चीजों को आप समझें। देखिए क्या लिखा मैंने कि when elements are arranged in order of increasing atomic masses in groups of 3 elements, है ना, in groups of 3 elements the properties, कमा लगा सकते हैं, the properties of the elements are similar obtained। तो उन 3 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वह सिमिलर प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी इन तीनों का प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ वो देखिए, और प्राप्त हुआ द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट
is equal to the arithmetic mean mass of other two एलिमेंट्स। इन चीजों को आप फिर समझें, फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स क्या है ना। प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको विभिन्न भागों में क्लासिफाइड करना यानी ग्रुपिंग कर देना, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। फिर मैंने आपको बताया व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, वो भी आपने देखा। बहुत बड़ी संख्या थी एलिमेंट्स की, उसका अलग अलग अध्ययन करना, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज याद रखना हार्ड था, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। उसमें सबसे पहले जो नॉन साइंटिस्ट थे वो कौन आए इसको करने के लिए, तो डॉवर्नियर्स। उन्होंने किस आधार पर किया, डॉवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स के आधार पर। डॉवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रेड क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉवर्नियर्स law of trade, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, यानी जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर सिमिलर ऑब्टेन, उनको प्रॉपर्टीज सिमिलर मिल गया। और क्या मिला, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी जो एटॉमिक मास है वो मिडल एलिमेंट का वो क्या है, इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अदर टू एलिमेंट्स के अरिथमेटिक मीन मास के बराबर। और अरिथमेटिक मीन मास कैसे निकालते हैं वह भी आपको निकालकर मैंने बताया। आई थिंक यू कैन स्टैंड ऑन वाचिंग दिस। नेक्स्ट, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए अरेंज करने के लिए, यही एनफ नहीं था, ये तो एक शुरुआत थी, वो आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ क्या है ये थोड़ा सा आप देख लें। अब न्यूलैंड्स लॉ को देखने के लिए सबसे पहले मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स जो नोन था उनको पहले अरेंज किया, बहुत तरह से अरेंज किया, लेकिन जो अरेंज इफेक्टिव हुआ वो क्या है वो देखिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन। कितने हो गए, 7 7। फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
कैल्शियम, पोटासियम, इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, समझ गए? अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा पोटासियम, शायद उनके एलिमेंट्स में उन्होंने आर्गन नहीं लिया था, कैल्शियम और पोटासियम। उन्होंने ये देखा कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम होता है। जैसे यदि आप इसको मानते हैं फर्स्ट एलिमेंट और यहां से काउंटिंग करते हैं, तो फिर आठवां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्लोरीन के बराबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रॉपर्टीज सेम हुआ। है भी, नॉन मेटल है, दोनों की वैलेंसी 1 है। यदि आप लिथियम को पहला मानते हैं, फर्स्ट यदि आप लिथियम को मानते हैं, तो फिर 8th एलिमेंट जब इसका होगा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सोडियम का और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है कि दोनों मेटल है, दोनों की वैलेंसी 1। तो इसकी ग्रुपिंग तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन डोवर्नियर स्टेट से ज्यादा इफेक्टिव ये हुआ। तो लोगों ने डोवर्नियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट से ज्यादा अहमियत इसकी दी गई दिया, और डो न्यूलैंड्स ने अपने नाम पर इसको लॉ लिख दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स का नाम था, ऑक्टेव यहाँ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने नाम क्या दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octave. According to Newland's law of octave, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the properties of eighth element is similar to the properties of first element। और उन्होंने अपने लॉ में ये चीज लिख दिया कि when elements are arranged in order of increasing atomic masses, यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया जाता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट, आठवीं एलिमेंट का प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से सिमिलर हो। इसको आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, कि when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the properties of the eighth element is similar to the first element। और आप इसको भी ये भी कर सकते हैं, आर रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो बुक का लैंग्वेज है वो भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं।
ठीक है, तो दिस इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आपने दो लोगों का परस्पर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स देखा। इसके बाद मैं आपको फिर दो दिखाऊंगा जो इसके बाद आया, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जो इससे भी एडवांस था, और जो वर्तमान में चल रहा है वो नील्स बोहर का, यानी 4 जनरेशन इसमें आ गया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में टिल नाउ अब तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।